Yes, good morning, students. Now, today I will discuss with you about the decentralization. Decentralization, meaning of decentralization is taking powers from center and state and given to local government. It means in this process or the country which are having decentralization, local government is has been given more powers. So, in our country, there is a decentralization. How we can say that in our country there is a decentralization? For that, I have discussed with you advantage of decentralization. कि advantage क्या होती है decentralization की? Local people can solve their problems at local level very well, and it reduces the burden of center government also. डिसेंट्रलाइजेशन में जब पावर्स को सेंटर और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, तो इट मीन्स लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स लोकल लेवल पे सॉल्व की जाती हैं और स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट पे बर्डन को रिड्यूस कर दिया जाता है। क्लियर? और इस तरह से हम इंडिया की जो डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्टार्टिंग था ये 1992, इससे पहले इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या साउंड नहीं थी। लेकिन 1992 में कुछ चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन चेंजेस के बाद लोकल गवर्नमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। ठीक है? तो ये जो चेंजेस थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा जब भी कोई चेंजेस किए जाते हैं ना, तो आपको पता है कि बिल पास होता है, अमेंडमेंट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि बिल के रिगार्डिंग अलग-अलग कमेटीज बनाई जाती हैं। ऐसी ही कमेटी बनाई थी 1992 में, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता जो थे इस कमेटी के चेयरमैन थे। तो इसलिए इस कमेटी का नाम ही क्या पड़ गया? बलवंत राय मेहता कमेटी। और इस कमेटी ने लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत से अपने सजेशंस दिए, और इन सजेशंस को बाद में इम्प्लीमेंट किया गया, और फाइनली 1992 में जाकर इसको इम्प्लीमेंट या फाइनली एप्लीकेबल किया गया। अब 1992 के बाद लोकल गवर्नमेंट में क्या-क्या चेंजेस आए, जिससे लोकल गवर्नमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी। ठीक है? तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है, हम हमारी कंट्री में जो अलग-अलग लेवल है इसको कहा जाता है टायर्स। फर्स्ट टायर मीन्स सेंटर गवर्नमेंट, सेकंड टायर मीन्स स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड टायर, जब मैं बात करती हूँ थर्ड टायर, तो थर्ड टायर का मतलब है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है? अब लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है? लोकल गवर्नमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रूरल एंड अर्बन। रूरल रिलेटेड टू विलेज एरियाज एंड अर्बन रिलेटेड टू सिटी एरियाज। यानी कि रूरल जो है वो विलेज एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन लोकल गवर्नमेंट, और अर्बन मीन्स सिटी एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है? तो हम सबसे पहले चेंजेस जो है इंट्रोड्यूस किए कॉन्स्टिट्यूशन में वो पहले डिस्कस करेंगे चेंजेस। ठीक है? नंबर वन, third tier was third tier was given more importance after 1992 in the constitution। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद 1992 में थर्ड टायर यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज गिवन मोर इम्पोर्टेंस। तो ये पॉइंट्स आपने लाइंस में ही लिखने हैं क्योंकि इनके हेडिंग्स नहीं है। तो ये पॉइंट्स जो हैं चेंजेस वो आप हेडिंग्स के बिना यानी कि पॉइंट्स में लिखोगे। ठीक है? देन सेकेंड पॉइंट, बेटा 1992 से पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस कुछ स्टेट्स करवाती थी, कुछ नहीं करवाती थी। दैट वाज अपॉन डिपेंड अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट। बट आफ्टर 1992 नाउ इट वाज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी कर दिया टू होल्ड इलेक्शंस टू द लोकल लेवल। यानी कि 1992 के बाद जितनी भी स्टेट्स हैं वो स्टेट्स जो हैं वो इलेक्शंस कंडक्ट करेंगी आफ्टर एवरी 5 years फॉर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की जब भी मैं बात करती हूँ मीन्स रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में पंचायतों के इलेक्शंस एंड अर्बन एरियाज में कमेटीज और कॉरपोरेशन के इलेक्शंस। तो मैं ये आपको अब बाद में समझाती हूँ कि इसको कैसे आगे डिवाइड किया गया है। पहले हम चेंजेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। देन बिफोर 1992 देयर वाज नॉट अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन वीकर सेक्शंस और वुमेन के लिए रिजर्वेशन जो है, ठीक है, दैट वाज आल्सो इनिशिएटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सम सीट्स वर रिजर्व फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी, scheduled caste, scheduled tribe, and other backward classes
so that these classes could come forward in the election and to sound the power sharing, ताकि इनको भी प्रॉपर पावर शेयरिंग मिले, इनको भी प्रॉपर पीपल्स पार्टिसिपेशन मिले, इनको भी लेजिस्लेशन यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। और सबसे ज़्यादा जो इसका प्लस पॉइंट क्या था, विमेन के लिए रिप्रेजेंटेशन यानी कि विमेन के लिए जो रिजर्वेशन थी, दैट वाज 1/3। 1/3 कितना हो गया, 33%। 33% सीट्स वर रिजर्व्ड और 1992 के बाद शुड बी रिजर्व फॉर रूरल एंड अर्बन इलेक्शंस। इसका मतलब क्या है कि रूरल मीन्स विलेज एरियाज में पंच और सरपंच के लिए 33% सीट्स जरूर होंगी, एंड लोकल जो काउंसलर्स हैं, सपोज जितने भी काउंसलर्स हैं, सपोज एक सिटी में अगर 40 काउंसलर्स होते हैं, 50 काउंसलर्स होते हैं, तो 1/3 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर विमेन काउंसलर्स। आप जालंधर में जितने भी काउंसलर्स हैं उनकी लिस्ट जो है जब आप देखते हो तो उसमें आप देखोगे सो मेनी विमेन काउंसलर्स आर देयर इन आवर सिटी। ठीक है, देन टू कंडक्ट इलेक्शन it will be the responsibility of the independent state election commission। ठीक है, पूरी कंट्री के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस हैं। लेकिन पंचायत या कॉरपोरेशन के इलेक्शंस कंडक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग से स्टेट इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो होगा उसको दी गई, ताकि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी अपनी स्टेट्स में इनके इलेक्शंस को कंडक्ट करे, कंटेस्ट और प्रॉपर जो है उसको सुपरवाइज करे, ताकि जो सेंटर लेवल में इलेक्शन कमीशन है उसके बर्डन को रिड्यूस किया जा सके। देन डिवीजन ऑफ पावर्स यानी कि सेंटर और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में जो डिविजन्स हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के क्या काम हैं या सोर्सेज फंड्स। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उनको फंड्स, मनी की जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सॉल्व किया गया। It has been written in the constitution that some sources or some funds or some taxes will be collected by local government. Now we the citizen, we are paying different kind of taxes. Some taxes we are paying to district government, some taxes we are paying to Punjab government, and some taxes we are paying to center government. हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स जो है वो हम पे करते हैं डायरेक्ट टैक्स है, तो ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जो है, सपोज अगर हम प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज करते हैं तो दैट इज वी आर पेइंग टू स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए हम कितने तरह के टैक्स देते हैं, लाइक कई बार पार्किंग फीस देनी पड़ती है आपको, आप किसी पर्टिकुलर अम्यूजमेंट पार्क में जाते हो या कहीं आप एग्जीबिशन में जाते हो तो वहाँ पे प्रॉपर जो है वो कई बार एंट्री टिकट होती है, तो आपको नहीं पता कि आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितनी तरह से आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को आपने काइंड ऑफ जो है वो मनी पे की। ठीक है, तो some sources, some funds are collected by the district government, some are collected by the state government and some are collected by the central government। ठीक है, तो इस तरह से सोर्सेज के बीच में, फंड के बीच में, मनी के बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको प्रॉपर जो है वो रिटन फॉर्म में इनके सभी सोर्सेज को लिखा गया है। एंड वन मोर थिंग आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में जो ग्रांट्स क्या होती हैं, काइंड ऑफ इकोनॉमिक फंड्स, दीज आर रिलीज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। यानी कि प्रॉपर हर स्टेट को कुछ फंड्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, आगे जाकर ये स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करती है। सपोज सेंटर ने जो है वो पर्टिकुलर एक ग्रांट अनाउंस की है कि स्टेट को इतनी ग्रांट मिलेगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो आगे इसको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करे कि हर डिस्ट्रिक्ट को कितना कितना जो है वो ग्रांट मिलेगा, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स आगे विलेज एरियाज में डिवाइड करते हैं कि विलेज एरियाज को कितनी ग्रांट्स, कितनी जो है वो सोर्सेज मिलेंगे। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स अमंग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। तो ये हमारी कंट्री की डिसेंट्रलाइजेशन की जो चेंजेस थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ठीक है, अब जब भी आपको सपोज हम पूछते हैं कि राइट अ नोट ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, तो आपने ये चेंजेस भी बताने हैं और साइड बाय साइड अब शॉर्ट में बताने के बाद फिर आपने मेन बताना है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया स्ट्रक्चर।
तो उसके लिए सबसे पहले ये टेबल जो है आप टेबल बनाओगे। इस टेबल में आपने क्या करना है, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स हमारी कंट्री में जो लोकल लेवल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रूरल एंड अर्बन। रूरल मीन्स विलेज एरियाज, अर्बन मीन्स सिटी एरियाज, ठीक है। और रूरल एरियाज को आपने आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले ग्राम पंचायत, तो वर्ड ग्राम से ही पता लगता है विलेज, एंड पंचायत, पंचायत में आपको वैसे पता लगेगा कि अगर आप, ये हिंदी का वर्ड है तो आपको पढ़ने से पता लगेगा कि शायद ये 5 मतलब लोग हैं, ठीक है। लेकिन पुराने टाइम पीरियड में जब विलेज एरियाज बहुत छोटे छोटे विलेज एरियाज थे, उन विलेज एरियाज में उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए विलेज के लोग इकट्ठे होकर अपने में से 5 पंच चुनते थे, पंच। और उनमें से एक सरपंच बना दिया जाता था, मीन्स मतलब सपोज 5 पंच और एक सरपंच, तो टोटल हो गए 6 मेंबर्स, ठीक है। तो उसको बोलते थे पंचायत। तो ये कौन होते थे पंचायत सब पंच और सरपंच? विलेज एरियाज के जो एल्डर मेंबर, एक्सपीरियंस मेंबर, जो विलेज लेवल में जो लोकल प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉल्व करते थे। लेकिन इनके कोई इलेक्शंस नहीं होते थे, अगर हम 1992 से पहले की बात करें। तो एक बार जो सरपंच और पंच बन जाते थे, आगे जाकर उनकी फैमिली मेंबर्स ही आगे पंच और सरपंच बन जाते थे। तो इस तरह से कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं था इलेक्शंस का। तो इसी सिस्टम को जब 1992 के बाद कंटिन्यू किया गया, तो हर विलेज में इलेक्शंस कंपलसरी करवाए गए। एंड ग्राम पंचायत के इलेक्शंस के लिए प्रॉपर जो है वो एज जो है वो क्राइटेरिया फिक्स किया गया, 18 ईयर्स। ऑल द मेल एंड फीमेल इन द विलेज above the age of 18 years, they can contest elections and they can cast their vote also। और ऐसे में विलेज एरियाज में पंच और सरपंच जो हैं वो चुने गए। जरूरी नहीं है कि पंच सिर्फ 5 ही हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज, द नंबर कैन बी इंक्रीज। पंच जो है उनका नंबर 10 या 15 या 20 30 भी हो सकता है, लेकिन सरपंच सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। पंच मीन्स पंचायत, या जैसे हमारी सिटी की बात करें तो काउंसलर्स, ठीक है। और सरपंच कौन? जो उनका हेड हो। अब ग्राम पंचायत का मतलब होता है विलेज लेवल में, ग्राम पंचायत का मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, फार्मर्स की प्रॉब्लम्स हैं, लैंड डिस्प्यूट्स हैं, ये पंच और सरपंच जो हैं वो मिलकर सॉल्व करते हैं। इसके बाद अब इंडिया जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेट्स, एंड स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, एंड डिस्ट्रिक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ विलेज एरियाज। पंचायत समिति आगे जाकर कुछ विलेजेस एरियाज को कंबाइन कर दिया जाता है, जैसे कि 10 विलेज, 20 विलेज, 30 विलेज। और इन 30 विलेज के पंच और सरपंच को कंट्रोल करने के लिए सेकेंड लेवल पे जो एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई है, इसको कहा जाता है पंचायत समिति। तो मैं जब भी बताती हूँ कि पंचायत समिति क्या है, पंचायत समिति मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 25 और 30 विलेज। इसको बच्चे हम ब्लॉक समिति भी कहते हैं। पंचायत समिति इज आल्सो नोन एज ब्लॉक समिति। तो ब्लॉक का मतलब क्या? एक ब्लॉक का मतलब होता है कि उस ब्लॉक में 25 और 30 विलेज को क्लब कर दी। यानी कि अब पंचायत समिति के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो मेंबर्स क्या करेंगे, अपने अंडर आने वाले जितने भी ग्राम पंचायत हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, उनको सुपरवाइज करेंगे कि वेदर दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, whether the grants given by central government to state to these local self government, they are using these grants or not, they can check the documents also time to time, ठीक है। अब ये पंचायत समिति के मेंबर्स कौन होते हैं? ये पंचायत समिति के मेंबर्स उसी ब्लॉक में से उनके इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो पंचायत समिति है, ये पंचायत समिति का मतलब क्या होता है, ब्लॉक समिति है। अपने अंडर आने वाले 30 और 35 विलेज जो हैं, उन्हीं विलेज में से ही जो मेंबर्स हैं वो इस समिति के मेंबर होते हैं, तो वो भी लोकल हुए, ठीक है। यानी कि लोकल लेवल का मतलब होता है पंचायत में पंच और सरपंच भी लोकल हुए, लोकल पीपल। आगे पंचायत समिति यानी कि जो ब्लॉक ब्लॉक के मेंबर्स हैं, जब मैं ब्लॉक की बात करती हूँ तो ब्लॉक का मतलब होता है मे बी 25 30 विलेज जो इस पंचायत समिति के अंडर आते हैं। उसके बाद थर्ड है जिला परिषद। जिला जो है वो हिंदी का वर्ड है, लेकिन इसको हम डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जिला का मतलब डिस्ट्रिक्ट, तो जिला परिषद और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी हम कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो मेंबर्स हैं
These will control पंचायत समितिस एंड ऑल द ग्राम पंचायत। अब आप ये देखिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने ही ब्लॉक्स होते हैं, सपोज 10 ब्लॉक्स हैं, और उन 10 ब्लॉक्स में कितने ही विलेज एरियाज हैं। इसका मतलब होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट या जिला परिषद कमेटी है वो अपने अंडर आने वाली पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को कंट्रोल करती हैं, सुपरवाइज करती हैं। ठीक है, अब ये मेन आपने याद रखना है कि जिला परिषद के जो मेन हेड होते हैं वो कौन होते हैं, डीसी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी मींस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है कलेक्टर, ठीक है, तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जलंधर डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी हैं वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करेंगे और अपने अंडर आने वाले विलेज एरियाज, पंचायत समितिज और ग्राम पंचायत उनको भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सारा रूरल यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल। क्यों? क्योंकि इसमें सारे विलेज एरियाज कवर किए जाते हैं। व्हाट अबाउट द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक है, हम जलंधर में रह रहे हैं तो जो जलंधर सिटी है वो भी बहुत वास्ट है। ठीक है, तो सिटी के अंदर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी एक अलग से गवर्नमेंट बनाई गई है, तो दैट इज नोन एज लोकल अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। अर्बन का मतलब होता है सिटीज। सिटीज की जो प्रॉब्लम है बच्चे, अब सिटीज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई। स्मॉल सिटीज या टाउन्स, these will be controlled by municipal committees, and big cities will be controlled by municipal corporation। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, small cities are controlled by municipal committee and big cities are controlled by municipal corporation। स्मॉल सिटीज मतलब टाउन्स, टाउन्स मतलब जो विलेज से बड़े होते हैं और सिटी से स्मॉल होते हैं। ठीक है, तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको बोला जाता है म्युनिसिपल कमेटी। और बिग सिटीज लाइक जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, ठीक है, तो ये बहुत बिग सिटीज हैं। इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहा जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब कमेटी और कॉरपोरेशन सिर्फ साइज का ही फर्क है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन सेम है। अब अगर हम कमेटी की बात करें या कॉरपोरेशन की बात करें तो इलेक्शंस कैसे होते हैं। अब आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि हमारी जो सिटी है इसको अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किया गया है, WARDS। Our city is also divided into number of wards, Ward 1, Ward 2, Ward 3, Ward 4, Ward 5। ठीक है, इसी तरह से कमेटी के जब इलेक्शन होते हैं, टाउन्स में इलेक्शन होते हैं तो उनको भी वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। और ये इलेक्शंस कितने साल के बाद होते हैं? 5 ईयर्स के बाद। ठीक है, 5 ईयर्स के बाद इलेक्शंस करवाना कंपलसरी होता है। और जब आपको पता है कि आपकी सिटी में काउंसलर के इलेक्शंस होते हैं तो पूरी सिटी को डिवाइड कर दिया जाता है वार्ड्स में, और हर वार्ड में से एक काउंसलर इलेक्ट होता है। चाहे काउंसलर मतलब चाहे वो कमेटी का हो चाहे कॉरपोरेशन का, काउंसलर सेम ही होते हैं, सिर्फ साइज का ही फर्क है, अदरवाइज बाकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन सेम ही है। लेकिन काउंसलर्स अपने में से एक मेन हेड चेयरमैन को चुनते हैं। कॉरपोरेशन में उसको मेयर कहा जाता है एंड कमेटी में उनको प्रेसिडेंट कहा जाता है या चेयरमैन कहा जाता है। जैसे अगर आपको पता होगा कि हमारे जलंधर के मेयर, ठीक है, हमारे जलंधर के मेयर जो हैं तो वो हैं कॉरपोरेशन के हेड। इसी तरह से जो स्मॉल टाउन्स होते हैं, स्मॉल विलेज एरियाज होते हैं, उनके जो जो काउंसलर्स अपने में से जिनको चुनते हैं उनको कहा जाता है चेयरमैन या प्रेसिडेंट भी कहते हैं। तो वो चेयरमैन जो है वो अपनी सिटी की कमेटी को कंट्रोल करते हैं और मेयर जो है वो कॉरपोरेशन को कंट्रोल करते हैं। अब आप जलंधर में देखोगे डीसी भी हैं और मेयर भी हैं, तो इनकी पावर को कैसे डिवाइड किया गया है? मेयर जो है जलंधर के, वो जलंधर की इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिटेशन, रोड्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन, या जो भी है वो इंटरनल जो सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। डीसी, जलंधर एक डिस्ट्रिक्ट भी है, तो जो डीसी हैं, डीसी जलंधर और आसपास के विलेज एरियाज को भी कंट्रोल करते हैं। अब आप बच्चों को जो है वो पता होगा कि हमारे जलंधर के डीसी और हमारे जलंधर के मेयर कौन से। यस, कीप ए माइक ऑन, रेज योर हैंड। हु इज द डीसी ऑफ जलंधर एंड मेयर ऑफ जलंधर? यस, वेरी गुड प्रभगुन। यस, कीप ए माइक ऑन, वेरी गुड बेटा। हाँ जी Ma'am, DC of Jalandhar is Mr. Ghanshyam Thori, and घोरी, हाँ जी। and the mayor of Jalandhar is Jagdish Raj। वेरी गुड, हाँ जी। तो
आगे इनकी पावर्स को डिवाइड किया गया है ना। तो मेयर की पावर्स जो हैं वो आई थिंक रिस्ट्रिक्ट होंगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कॉर्पोरेशन को ही चेक करना है। लेकिन जो डीसी हैं उनकी पावर्स वास्ट होंगी। ठीक है, आपने देखा होगा कि पेंडेमिक कोरोना के टाइम पीरियड में डीसी की जो पावर्स हैं वो कितनी ज्यादा जो है वो इंक्रीज कर दी गई थी, कि वो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो है वो डिसीजंस जो है वो ले सकते हैं, कि लॉकडाउन के रिगार्डिंग, या जब अनलॉक किया गया, या अलग अलग किस तरह से डिपार्टमेंट्स या टाइम पीरियड या शॉप्स को कैसे क्लोज किया जाएगा, तो ये सारी अनाउंसमेंट जो है वो डीसी करते हैं। मेयर जो है वो कॉरपोरेशन, यानी कि कॉरपोरेशन मतलब सिटी की इंटरनल, जैसे रोड्स, क्लीनिंग, हेल्थ, सैनिटेशन, पार्क्स, कुछ ऐसी पावर्स हैं जो मेयर और डीसी के बीच में डिवाइड की गई हैं, ताकि अवॉइड किया जाए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स को। ठीक है, तो दिस इज द मेन यू कैन से पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो जब भी आपको पूछा जाएगा कि राइट अ नोट ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, तो आपने कुछ चेंजेस बताने हैं और कुछ आप ये बताओगे कि डिसेंट्रलाइजेशन हमारी इंडिया में किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो इसके बाद बच्चे आपके जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन, दैट इज ओनली ऑफ लोकेशन। सिविक्स में हम मैप नहीं करते, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, सेकंड है आइडेंटिफाइड एंड शेड फेडरल कंट्रीज, तो ये भी जस्ट मैप का क्वेश्चन है, सिविक्स में आपका मैप का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो यू हैव टू राइट 3 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। फर्स्ट जो है दैट इज point out one feature in the practice of federalism in India that is similar to any one feature that is different from the Belgium. आपने सिर्फ इसमें ये बताना है कि इंडिया और बेल्जियम, ठीक है, इसमें सिमिलैरिटी क्या है फेडरेशन की। आई एम अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन, पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू बेल्जियम। इंडिया और बेल्जियम में फीचर क्या है, सेम क्या है? ये कमिंग टुगेदर है या होल्डिंग टुगेदर है? इंडिया और बेल्जियम की जो फेडरेशन है या फेडरल सिस्टम है, दैट इज कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, ये मेन बताना। दोनों में जो है आपको ये पता है कि इंडिया क्या है, कमिंग टुगेदर या होल्डिंग टुगेदर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेल्जियम क्या है, कमिंग टुगेदर या होल्डिंग टुगेदर। तो जस्ट आपने ये बताना है कि दोनों का कॉमन फीचर क्या है। यस, रेज योर हैंड, इट इज कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। यस, भावना, हाँ जी, यस बेटा, कीप ए माइक ऑन। Yes, ma'am. यस बेटा, हाँ जी। Ma'am, the similarity between India and Belgium federalism is that both have a feature of holding together Holding federalism. together, very good. Holding together means like India, administration is divided into number of states. Same Belgium, Belgium जो है, Belgium country भी जब constitution में changes किए गए, then country was divided into states so that administration could be run smoothly to avoid confusion between different linguistic groups. तो ये similarity है, just एक one line answer है इसका। Next is, what is the main difference between a federal form of government and unitary? What is the main difference between federal? ये भी बहुत easy है बच्चे, federal और unitary में difference आपने बताना है। Yes, raise your hand. और second example में आप countries बता सकते हो। एग्जाम्पल देनी है कि हमारी मतलब वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो यूनिटरी हैं। यू कैन टेल एनी 3 और एनी 2। यस, डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नेम से ही पता लगता है, यूनिट, यूनिट मीन्स सिंगल, एंड फेडरल, फेडरल मीन्स डिवीजन। यस, रेज योर हैंड। डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद एग्जाम्पल्स मीन्स आपने कंट्रीज के एग्जाम्पल्स बताने। यस, रेज योर हैंड। यूनिटरी एंड फेडरल, अगर आपको कंट्रीज के नेम नहीं भी याद कोई बात नहीं, जस्ट आप बेसिक आप बताओगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। हाँ जी, यस, वेरी गुड खुशी। यस, कीप ए माइक ऑन। Federal form of government has 2 levels of government and unitary form of government has a single level of government. The examples of countries having unitary form of government are China, United Kingdoms and Japan. Very good. And examples of countries having federal form of government are India, Belgium and Spain. Very good, हाँ जी, तो ये डिफरेंस है। यूनिटरी नाम से पता लगता है सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें पूरी गवर्नमेंट एक कंट्री को कंट्रोल करती है, स्टेट्स नहीं होती। और फेडरल का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करती है,
और स्टेट्स अपने अपने पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं। और हमारे इंडिया में तो आगे फेडरलिज्म को डिसेंट्रलाइजेशन में डिवाइड किया गया है। आप ये देखिए कि कैसे विलेज लेवल, ग्राम पंचायत में भी डेमोक्रेसी है। तो हमारी कंट्री इसीलिए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे ही पीपल्स पार्टिसिपेशन या लोकल जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज किया गया है, पावर शेयरिंग दी गई है। नेक्स्ट इज स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। इसमें जो मैंने आपको चेंजेस करवाए हैं, आपने ये बताना है कि 1992 से पहले ये चेंजेस नहीं थे। सपोज नंबर 1, देयर वाज नो सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन to SC, ST, OBCs and women. Representation was not, 1/3 seats were not there. 1992 के बाद ये reservation system implement किया गया. Second is elections were not mandatory before 1992. To conduct elections, it was not compulsory for state government before 1992. What after 1992? Elections, to hold elections, to contest elections, it was mandatory for state government. कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी स्टेट्स में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, चाहे वो रूरल हैं चाहे अर्बन है, इनके इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगी आफ्टर एवरी 5 years. और भी आप बता सकते हो, थर्ड, डिवीजन ऑफ सोर्सेज वर नॉट देयर. पहले फंड्स क्लियर नहीं होते थे, पंचायतों को फंड्स ही नहीं मिलते थे, ठीक है. बट आफ्टर 1992 funds were released and grants were released from center and state government to local level so that these can develop, ये अपने कंट्री अपने एरियाज को प्रॉपरली डेवलप कर सके, ठीक है. और इस तरह से हम बता सकते हैं चेंजेस. इसके बाद आगे देखिए बच्चे, बाकी क्वेश्चन जो है दैट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें लिस्ट सिस्टम है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. तो जस्ट आपको इसमें सब्जेक्ट्स बताने हैं कि यूनियन लिस्ट एनी टू, ठीक है. यूनियन लिस्ट में एनी टू जिनकी नेशनल इंपॉर्टेंस है, लाइक बैंकिंग एंड डिफेंस, ठीक है. आगे है स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ स्टेट, जिनके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है? पुलिस, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड. देन नेक्स्ट इज कंकरेंट. कंकरेंट का मतलब होता है बोथ लेवल, सेंटर एंड स्टेट. एजुकेशन, ठीक है. एजुकेशन जो है मैंने आपको एग्जांपल दिया था, CPSE एज वेल एज पंजाब बोर्ड, ठीक है. देन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रिलेटेड जो इश्यूज हैं बोथ, ठीक है. तो ये आप कोई भी सब्जेक्ट्स जो है वो आप इसमें लिख सकते हो. नेक्स्ट है ये भी मैच, आपको बच्चे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स, 1 mark, MCQs, किसी भी तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं ना आगे. जैसे एग्जांपल है, आपने इनको जो है वो मैच करना है. स्टेट गवर्नमेंट, तो ऑटोमेटिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसके अकॉर्डिंग जो है वो लॉ बना सकती है, दैट इज स्टेट लिस्ट. आगे है सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग बना सकती है? यूनियन लिस्ट. सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर किसके ऊपर बना सकती हैं? कंकरेंट लिस्ट. एंड लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग लॉ बना, अब ये नया कंसेप्ट है आपके लिए. लोकल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाने के लिए, उसके लिए प्रोविजन कहाँ पे की गई है? रेजिड्यूरी लिस्ट. आपको याद है लिस्ट में कितनी तरह की लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, सेंटर लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिड्यूरी. रेजिड्यूरी का मतलब होता है जो बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में जो सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था साइबर लॉज, सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, IT सेक्टर. तो लोकल गवर्नमेंट को भी किस में डाला गया है? रेजिड्यूरी में. इसका मतलब क्या है कि लोकल गवर्नमेंट जो लॉ बनाती हैं उनके सब्जेक्ट्स किस लिस्ट में लिखे गए हैं? रेजिड्यूरी लिस्ट में, ठीक है. इसके बाद आगे देखिए, मैच द कॉलम्स ही हैं, ये भी है ना, बैक एक्सरसाइज है. यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में आते. स्टेट गवर्नर, गवर्नर जो है वो स्टेट लेवल पे होते हैं, ठीक है. देन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड कौन होते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड मेयर. एंड ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के हेड कौन होते हैं? सरपंच, ठीक है. तो इस तरह से आपको मैच द कॉलम्स या 1 mark या जिस तरह से भी फिलअप्स या सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं. तो नाउ यू हैव टू राइट दीज questions, back exercise in your notebook, and be sure that your first chapter and second chapter should be checked, and if not, then complete your notebook and send your notebook for checking. Clear? And next week I will discuss chapter history, nationalism in India with you. Clear? Thank you, students.